Hey guys, I hope you are doing well. I am Arun and in this video we are going to discuss CRPC पार्ट 2। फ्रेंड्स, हमने अभी तक CPC की 3 पार्ट्स देखे हुए हैं एंड CRPC का एक पार्ट हो गया है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो सेकंड पार्ट है ये हम शुरू करेंगे 116 सेक्शन से 237 तक। फ्रेंड्स, इसके करीब मेरे ख्याल से 4 पार्ट तो मिनिमम होंगे ही होंगे, इसके 4 या 5 भी हो सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो CRPC में ही होगी। अभी तो फ़िलहाल हम डेट और टाइम की बात कर रहे हैं, डेट टाइम पनिशमेंट्स एजेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद अथॉरिटीज़ का जो एक अलग से मैं CRPC की लिस्ट बनाऊंगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा CRPC लेंदी हो जाएगी, वैसे भी CRPC लेंदी है ही, लेकिन फिर भी मैंने उसका जो निचोड़ है वो निकाल करके आपके पास रखा हुआ है। तो प्री पर्पज़ के लिए तो बिल्कुल ये बहुत संजीवनी है। आप यदि ये पढ़ के जाते हो तो आपका प्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। 99% मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। सिर्फ तरीका देखना है आपको कि कैसे नोट्स बनाने हैं। सेक्शन नंबर लिखेगा, ऑब्वियसली आपको याद तो होनी ही चाहिए सेक्शन सारी, अंदर क्या है सब याद होना चाहिए। ये सिर्फ रिविजनल पर्पज़ के लिए है कि रिवीजन हम कैसे पूरी CRPC को विद इन हाफ एन आवर एक एक वर्ड टू वर्ड जो उसमें क्रीम है वो पूरा हम तैयार कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ नए आए हुए हैं वो प्लीज़ शुरू से देखिएगा सीरीज़ 1 से, तब उनको पूरा समझ में आएगा। हाँ, और एटलीस्ट बैरेट साथ में ज़रूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 116 सेक्शन से। फ्रेंड्स, 116 सेक्शन, हालांकि वैसे तो CRPC के कोई पर्टिकुलर सेक्शन को मैं यहाँ डिटेल ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, फिर भी मैं थोड़ा सा रेफरेंस पीछे से देता हूँ। फ्रेंड्स, 100 कल हमने देखा था 106, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो यहाँ पर हमसे बॉन्ड भरवाते हैं। बॉन्ड किस चीज़ के लिए? 2 तरह, यहाँ पर 5 चीज़ें बताई गई हैं। हमसे सिक्योरिटी ली जाती है, तो 106 और 7 में जो बॉन्ड भराया जाता है वो फॉर पीस होता है, फॉर कीपिंग द पीस। एंड 8, 9, 10 के लिए जो हमसे बॉन्ड भराया जाता है दैट इज़ फॉर द गुड बिहेवियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ 111 में जो आदेश दिया जाता है इन्हीं चीज़ों को लेकर के, तो 107, 8, 9, 10 इन 4 सेक्शंस में कोई मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो EM है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ये भी एक OT का क्वेश्चन है। तो जब कोई EM 107, 8, 9 के 10 के अंतर्गत है, कोई आदेश देता है और ये आदेश लिखित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एन रिटन ऑर्डर। जब ये आदेश कोई देता है इस तरह का, तो इस तरह का आदेश जो होता है, वो जो आदेश दिया जाता है उसकी जो जांच होती है वो जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? तो ये जो जांच होती है ये आपकी जांच होनी चाहिए विद इन 6 मंथ में। और अगर विद इन 6 मंथ ये जांच आपकी जब प्रारंभ हुई थी कंप्लीट नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट इसको बंद कर सकता है। लेकिन अगर इन केस मजिस्ट्रेट ने फिर से इसको चालू रखा है, उस वही मजिस्ट्रेट इसको चालू रखता है 6 महीने के बाद भी, इन्हीं 107, 8, 9, 10 के जो आदेश हैं 111 में जो दिए जाते हैं, तो 116 प्रोविज़न बताता है यहाँ पर कि जाँच कब पूरी होगी। तो जांच आपकी पूरी होगी अबाउट द ट्रुथ है कि उसमें सच कितना है, 6 मंथ में। नहीं होती है यदि पूरी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि मजिस्ट्रेट उसको चालू रखता है तो फिर सेशन जज के पास हम जा सकते हैं और ऐसे आदेश को जो दिया गया है जांच को आगे बढ़ाने का, इसको रद्द भी करवा सकते हैं। फिर जैसा सेशन जज चाहे वैसा हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है 116 को मिडिल में ऐसे नहीं आएगा समझ में, 6 मंथ में जाँच पूरी होती है, जो जाँच वहाँ पर 111 में जो आदेश दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। और 111 का आदेश है वो 107, 8, 9, 10 के लिए EM देता है वहाँ पर आदेश। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगली सेक्शन पढ़ते हैं, वो है 122। 122 बात करती है इसी के बारे में है। 122 जब 107, 8, 9, 10 यहाँ पर जब जो आपके ऊपर बॉन्ड जो भरवाया जाता है आपसे, 106 का 117 में जो आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है, जो सिक्योरिटी ली जाती है, अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी नहीं दे पाता है तो फिर क्या किया जाएगा? तो उस व्यक्ति को यहाँ पर पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन कितने समय तक? तो मैक्सिमम यहाँ पीरियड है वो है 3 साल। 3 साल उसको यहाँ पर कारावासित किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अगला जो है आपका वो है 125। 125 बहुत ही फेमस सेक्शन है मेंटेनेंस के बारे में, बहुत ही लंबे इसमें प्रोविजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल के रखी है। तो पहली जो चीज़ है आपका 125 का फर्स्ट का जो प्रोवाइजो है, परंतुक है, उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए मंथली अलाउंस के लिए जो एप्लीकेशन किया जाता है, तो ये एप्लीकेशन कितने समय में आपका यहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा? तो ये एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस, जो भी डिस्पेंसेस हैं, ये आपका पॉसिबल होगा एज़ फॉर एज पॉसिबल बी डिस्पोजेबल विद इन 60 डेज़। तो 60 दिन के भीतर इस इंटरिम ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जो हमने एप्लीकेशन किया, इसको यहाँ पर पूरा का पूरा निपटाया जाएगा। टाइम कितना है? 60 डेज़, ये इंपॉर्टेंट है। 125 का थर्ड क्लॉज, और थर्ड क्लॉज और 125 का थर्ड क्लॉज का प्रोवाइजो,
इन दोनों में एक बात बताई गई है। 135 का थर्ड क्लॉज कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, इस आदेश दिए गए आदेश का अनुपालन करता है, अनुपालन नहीं करता है और विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, तो जितने बार भी वो यहाँ पर क्या करेगा, ब्रीच करेगा, एवरी टाइम जितने भी बार वो ब्रीच करेगा उतने ही बार उसको यहाँ पर क्या होगा, 1 महीने का कारावास दिया जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर 1 महीने का वहाँ पर मेंटेनेंस दिया गया था, तो जितने भी ब्रीच करता है महीने का, उतने ही उसको महीने की सज़ा दी जाएगी। और एक और चीज़ है, ये जो आपका जो मेंटेनेंस यहाँ दिलाया जा रहा है, अगर इस मेंटेनेंस को जो आप रिकवरी के लिए, इस अमाउंट को रिकवरी के लिए आपने 1 साल तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया कोर्ट में वसूल किए जाने के लिए, तो फिर आपको फिर बाद में ऐसा आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम है, इसी के लिए जो देय रकम है उसकी वसूली के लिए कोई भी वारंट नहीं निकालेगा न्यायालय जब तक कि 1 वर्ष के अंतर्गत आपने आवेदन नहीं किया हो। बस इसमें इतना ही है। देन 125 आपका ये हो गया। 126 का सेकंड, 126 क्या है, ये उसी के बारे में है, उसकी प्रोसीजर के बारे में बात करता है, मेंटेनेंस की। बस यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए कि अगर मजिस्ट्रेट ने सामने वाली पार्टी को बिना सुने ही मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित कर दिया, तो एक तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, और सामने वाला पर्सन यदि आता है, सफिशिएंट रीजन देता है, तो वो कितने समय में आकर के इस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है, वो 3 मंथ के अंतर्गत। तो यहाँ एक्स पार्टी ऑर्डर को यदि समाप्त करना है, सेट असाइड करवाना है, तो आपको 3 महीने के अंतर्गत आना होगा विद सफिशिएंट रीजन, तो ही न्यायालय यहाँ पर उस आदेश को अपास्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 144। जैसे कि हमने देखा अभी आजकल शहर में धारा 144 लगी हुई है, तो 144 सेक्शन CRPC की ही लगती है, नॉट ऑफ IPC। कहते हैं धारा 144 लगी है। तो 144 में क्या है, 144 इट टेल्स अबाउट पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। तो न्यूसेंस वगैरह या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामलों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति, यहाँ जो अथॉरिटी है वो DM, SDM और स्पेशल EM जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हो। तो ये क्या कर सकते हैं, ये 144 के तहत आदेश निकाल सकते हैं, और ये आदेश कितने समय तक के लिए आपका रहेगा एक्सटेंड, ये 2 मंथ के लिए रहता है। लेकिन इसका प्रोवाइजो भी कहता है आपका 144 का सेकंड का प्रोवाइजो कि इसको 6 मंथ के लिए फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं 144A। 144A वैसे तो आपका इन्फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोविजंस मिलता है। तो 144 ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर DM के लिए परमिशन दिया गया है कि DM परमिशन देता है। हेडिंग कहती है पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। तो आयत से जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिषेध करने की शक्ति। तो यहाँ पर इस धारा के दिन लोक सूचना निकाली जाती है, सबसे काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो 144A के तहत यदि कोई आदेश दिया जाता है, तो ये कितने समय तक के लिए आपका एक्सटेंड रह सकता है, इन्फोर्स रहेगा, ये रहेगा 3 महीने तक। क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है, हाँ 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। DM में यहाँ पर पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी वो चाहे तो वो अपनी इस पावर को एक्सटेंड करने की पावर को DM को ही डेलीगेट कर सकती है। देन फ्रेंड्स 145 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहती है आपका, ये प्री और मेंस दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंदर भी आप पूरा ही पढ़िएगा। फिलहाल तो मैंने प्री टॉपिक का निकाला हुआ है इससे। ये कहती है आपका, जहाँ भूमि और जल से कोई विवाद है जिससे कि परिशांति भंग होना संभाव्य है, प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर इसके साथ पढ़ने वाले हैं वो ये है कि 145 में इसका जो क्लॉज है आपका 4th क्लॉज, और उसका जो परंतुक है, यहाँ पर बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति को फोर्सफुली किसी पार्टी को निकाला गया है, उसकी संपत्ति से रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया है, तो यहाँ पर जो एक समय बताया गया कि कितने समय के पहले उसको यहाँ पर रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया होता। तो यहाँ पर जो टाइम है वो है आपका 2 मंथ, और किस टाइम से, फ्रॉम बिफोर द डेट ऑन विच द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अदर इन्फॉर्मेशन बाज रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट। तो ये याद रखना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तविक कब्जे के बारे में यहाँ पर बात होती है। 146 जो है हमारा, इसके बाद 147 जो बात करती है, इसका 3rd क्लॉज का परंतु यहाँ पर बात हो रही है कि जो डिस्प्यूट है हमारा वाटर और लैंड से रिलेटेड, डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंसर्निंग राइट ऑफ यूज़ ऑफ लैंड और वाटर। तो यहाँ पर जो प्रोवाइजो कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कोई अधिकार है, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित है, तो अगर वो अपने अधिकार का प्रयोग 3 मास के अंतर्गत उसने नहीं किया हुआ है, या फिर विशिष्ट मौसम में होता है तो उस विशिष्ट मौसम में नहीं किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर उसका मेंटेनेबल होगा?
तो यहाँ पर न्यायालय देखता है कि क्या वाकई में उसका वहाँ पर अधिकार था या नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो इसमें जो टाइम प्रोवाइडेड है दैट इज़ द 3 मंथ, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 महीने पे पूर्व उसने वहाँ पर आदेश की प्राप्ति के ठीक 3 मास के अंतर्गत अगर उसने उपयोग नहीं किया है या विशिष्ट मौसम में किया जाता है तो विशिष्ट मौसम में उपयोग नहीं किया है तो ही माना जाएगा, उसको यहाँ पर वंचित किया गया था, अदरवाइज़ नहीं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 167। सेक्शन 167 हमारी कहती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि काफ़ी चीज़ें और भी इसमें कनेक्टेड हैं। 167 कहती है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, हमने पीछे भी देखा था। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको 15 दिन की, यहाँ पर सेकंड क्लॉज में बताया गया है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको 15 दिन के लिए रिमांड पर भेज सकता है। इसका प्रोवाइजो और है वो और डिटेल में बात कहता है कि अगर 15 दिन से आगे के लिए बढ़ाना है तो हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं इन केस कि अगर वो जिस ऑफेंस के लिए यहाँ पर एक्यूज़ किया गया है वो ऑफेंस में पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स तक, ये इंपॉर्टेंट है। तो 90 डेज़ यहाँ पर है, मतलब 15 + 75 टोटल 90 डेज़ तक के लिए हो सकता है इन केस ऑफ डेथ पनिशमेंट, LI और 10 ईयर्स अगर ऐसा कोई अपराध है। और अगर इसके अलावा कोई अपराध है तो 60 डेज़, इट मीन्स 15 + 45 डेज़, 60 दिन तक फिर यहाँ पर आप उसको रिमांड में भेज सकते हैं किसी अदर चीज़ के लिए, या कह सकते हैं 10 साल से कम के लिए कोई अपराध के लिए। और लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर है 90 डेज़ फॉर दैट केस। नाउ क्या EM भी दे सकता है यहाँ पर रिमांड पर? हाँ, EM भी दे सकता है, ये बताया गया है 2A के क्लॉज में। EM कब देगा आपका, हालांकि चीज़ें काफ़ी सारी हैं कि जहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिल पा रहा हो और ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हों, तो वो यहाँ पर 7 डेज़ के लिए दे सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई स्त्री है और उसकी एज 18 ईयर्स से लेस है तो फिर उसको कहाँ भेजा जाएगा, उसको रिमांड होम या सोशल इंस्टीट्यूशन, रिकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर भेजा जाएगा, उसको डिटेंशन यहाँ पर होगा 18 ईयर्स से लेस वालों के लिए, जो महिला है उसके लिए। इसके बाद जो हम देखते हैं वो हमारी सेक्शन है 167 का 5th क्लॉज। 167 का 5th क्लॉज कहता है कि अगर कोई समन केस है और कोई मजिस्ट्रेट उसको ट्रायल कर रहा है तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोशिश करेगा कि 6 महीने में पूरी हो जाए। अगर 6 महीने में पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो उसके लिए आगे हालांकि प्रोविजन बताया गया है कि वो जारी रखेगा या बंद कर देगा। अगर वो जारी रखता है तो उसको रोकने के लिए सेशन जज के लिए आप आवेदन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि अगर समन केस है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहा है, तो 6 मंथ के भीतर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना चाहिए उसे, और अगर वो नहीं करता है तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को रोक देने का वो आदेश करेगा। ये इंपॉर्टेंट है मजिस्ट्रेट के लिए। देन इसके बाद हम देखते हैं 173 आपका कहती है, इसको 173 एंड सेक्शन हमारी 309, इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। हालांकि पहले अमेंडमेंट नहीं था, अब अमेंडमेंट हो गया है। तो 173 हमारी बात करती है, यहाँ पर प्रोवाइडेड भी है कि इन्वेस्टिगेशन, जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन होता है इन केस ऑफ रेप ऑफ ए चाइल्ड, तो वो कंप्लीट किया जाएगा 2 मंथ में। ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया गया है। एंड आफ्टर दैट इसी के आगे हम पढ़ेंगे कि साथ में हम मिला करके पढ़ते हैं। देन 309 सेक्शन 309 का फर्स्ट का प्रोवाइजो ये भी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन इन केसेस ऑफ रेप केसेस, तो अगर उनके बारे में भी है तो इन्वेस्टिगेशन कितने समय में पूरी की जाएगी, 2 मंथ के भीतर पूरी की जाएगी। तो रेप की काफ़ी सारी सेक्शन से आपने देखा है, तो इन दोनों को साथ में पढ़ना। अब तो टाइम एक सा हो गया है, पहले 3 महीने था वहाँ पर, अब 2 मंथ दोनों ही केसेस में हो गए, 173 में भी और 309 में भी। देन सेक्शन 198, सेक्शन 198 आपकी जो है ये बात करती है कि प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रोवाइडेड है वो ये बताया गया है कि 1 महीने का यहाँ पर संज्ञान लेने की बात कही गई है। 6 क्लॉज अगर आप इसका देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करता है, रेप के केसेस होते हैं और रेप के केस अंडर 376 में कोई कॉग्निजेंस लेना है, और वो कॉग्निजेंस जो लेना है वो केसेस है वो किसके बीच में, वो पति पत्नी के बीच में है, और यहाँ पर पत्नी की उम्र कितनी है, वो 18 से कम है। तो फिर यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा अपराध होने के समय से 1 साल के भीतरगत, 1 साल के अंदर आपको वहाँ पर कॉग्निजेंस यहाँ पर मजिस्ट्रेट ले सकता है, अदरवाइज उसके बाद में फिर नहीं लेगा वो।
आफ्टर दैट यहाँ पर है 199 का सेकंड। 199 बहुत ही फेमस है मानहानि के लिए, कि मानहानि के लिए प्रोसिक्यूशन होता है, अभियोजन होता है। तो 199 के सेकंड में आपका 6 मंथ बताया गया है बाय कोर्ट ऑफ सेशन। 199 के सेकंड यहाँ पर एक लिमिटेशन ही एक तरह से बताई गई है कि जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वो कितने समय में लिया जाएगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा 6 मंथ के अंतर्गत लिया जाता है। परिवाद उस तारीख से 6 मास के अंतर्गत किया गया तभी वो संज्ञान लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ बहुत पूछा जाता है। आफ्टर दैट 206 सेक्शन बात करती है हमारे पेटी ऑफेंसेस के लिए, छोटे अपराधों के लिए। तो स्पेशल समन किए जाते हैं, और ये समन ऐसे होते हैं इसमें स्पेसिफाइड एक राशि कर दी जाती है, अमाउंट ऑफ फाइन ही बता दिया जाता है कि आप वो वहीं पर चुका सकते हो। तो अमाउंट ऑफ फाइन यहाँ पर ये है 1000 रुपीज़, ये बताएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 206 का जो 3 कहता है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन स्पेशली एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट, वो एम्पावर कर सकती है टू एक्सरसाइज द पावर्स बाय कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 इन रिलेशन टू एन ऑफेंस विच इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, जो मैंने आगे लिखा हुआ है 3 मंथ या फाइन या बोथ। तो मजिस्ट्रेट का जो ओपिनियन होगा तो वो इम्पोजिशन ऑफ फाइन, अकेले से यदि उसको लगता है कि नहीं सिर्फ फाइन लगाने से ही काम चल जाएगा फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, तो वो सिर्फ फाइन ही लगा सकता है, दैट इज़ ओके, इसके आगे ज़्यादा नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, हालांकि अथॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अथॉरिटीज़ के लिए मैं अलग से नोट्स बनाऊँगा। एंड लास्ट है हमारा 237 का 4। 237 जो सेक्शन है वो बात करती है हमारी 199 जो सेक्शन हमें अभी पढ़ी है उसी के बारे में। तो 199 का जो सेकंड क्लॉज था, जो मानहानि के बारे में था, वहाँ पर सेशन जज ले रहा था वहाँ संज्ञान, जो सरकार के लिए, लोक सेवकों के लिए बहुत सारी लिस्ट है वहाँ पर, राष्ट्रपति वगैरह के लिए। तो यहाँ पर यदि आपने क्या किया है, प्रोसिक्यूशन में उनको रखा, प्रोसिक्यूशन जो प्रक्रिया हो रही थी 199 सेकंड की, उसके बारे में है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए बाद में पाया जाता है कि ऐसा प्रोसिक्यूशन करने का कोई भी रीजनेबल यहाँ पर कोई भी कॉज नहीं था, कोई भी उचित कारण नहीं था, तो मजिस्ट्रेट उल्टा क्या करेगा, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने केस किया है उसको 1000 रुपीज़ पे करने के लिए बोल दिया जाएगा। किसको, ये बोला जाएगा आपका उल्टा एक्यूज्ड को देने के लिए। तो इसके साथ 6th क्लॉज भी पढ़ते हैं, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। 237(4) के साथ में 6th क्लॉज भी एक थोड़ा सा देखा जाता है। तो यहाँ पर उल्टा एक्यूज्ड को ही दिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि उचित रीजन नहीं था और आपने ज़बरदस्ती आपने परेशान किया उसको प्रोसिक्यूशन में। सो फ्रेंड्स, इतने में ही मेरे 17 मिनट हो गए। ये रिवीजन पर्पस के लिए है, जिन्होंने एक बार 2 बार CRPC पढ़ी है, याद है उनको, केवल उन्हीं के लिए, उन्हीं को समझ में आ रहा होगा कि ये नोट्स कैसे काम करते हैं। और आपको इसी तरह से ही नोट्स बनाने हैं, बहुत ही शॉर्ट करना है। CRPC हो चाहे CPC हो, आप 1 घंटे से ज़्यादा इनको रिवीजन में नहीं देना है, जो प्री पर्पस का है। सेक्शन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आगे चल के, यदि ADPO का देते हैं 32 सब्जेक्ट होते हैं, तभी आप सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर पाओगे एग्जाम से पहले। और रिवीजन बहुत ही नेसेसरी है, बिना रिवीजन के तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम को मतलब निकाल भी पाएँ। सिर्फ पढ़ लेने से काफ़ी नहीं होगा, जितना पढ़ा है उतना समेटना भी आना चाहिए। तो उसी के बेस पर मैंने नोट्स बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो नीचे मैं यहाँ पर अपना @ दे दूँगा, @अरुण लॉ। तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसी सब्जेक्ट्स की, इन्हीं चीज़ों की, या किसी भी सब्जेक्ट की आपको PDF चाहिए प्री या मेंस की, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा एज ए नोट्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही, बाकी पार्ट 3 हम कल देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।